अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लास। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में डिस्कस किया था कि कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह क्या होते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं, उनका जनरल फार्मूला, उनकी थोड़ी बहुत कॉम्पोजिशन वगैरह के बारे में बात की थी हमने। सो इन दिस क्लास हम मेनली डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट जो है वो आगे फर्दर कितनी क्लासेस के अंदर डिवाइड है। स्टूडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट का एक और नाम भी होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज सेक्राइड्स। एंड सेक्राइड्स की मीनिंग होते हैं, ग्रीक वर्ड के अंदर सेक्राइड्स को शुगर कहा जाता है। तो हम ये बात कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो है फर्दर कितनी टाइप्स के होते हैं, लाइक कितने कितने शुगर्स प्रेजेंट होते हैं। तो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट जो इन्हीं शुगर की बेसिस के ऊपर हमारे पास 3 ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाइड है। फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड एज मोनोसेक्राइड्स, जिसके अंदर हमारे पास एक शुगर प्रेजेंट होगा। सेकेंड वन इज़ ओलिगोसेक्राइड्स एंड थर्ड वन इज़ द पॉलीसेक्राइड्स। बात करते हैं मोनोसेक्राइड्स की, तो मोनोसेक्राइड्स हमारे पास सबसे सिंपल शुगर्स होते हैं, बिकॉज इसके अंदर एक ही शुगर का मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। मोनोसेक्राइड के अंदर जो शुगर होगा वो कार्बन और वाटर के मॉलिक्यूल से ही मिलकर बना हुआ होगा। डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितने कार्बन है। स्टूडेंट्स, मोनोसेक्राइड जो होते हैं वो हमारे पास सबसे सिंपल शुगर्स होते हैं। लाइक कि इनके अंदर मोनो मीन्स वन एंड सेक्राइड्स मीन शुगर। लाइक इनके अंदर एक ही शुगर का मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। दे आर इजीली सॉल्युबल इन वाटर, दे आर स्वीट इन टेस्ट एंड दे कान बी हाइड्रोलाइज इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स। कि इसको हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इसको हाइड्रोलिसिस के बाद इसको सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, और इसका रीज़न यही है बिकॉज ये ऑलरेडी एक ही मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। दे आर कंपोज्ड ऑफ 3 to 9 सब यूनिट्स ऑफ कार्बन। इस लाइन का मतलब ये है कि इसके अंदर हमारे पास जो है 3 से लेकर 9 तक कार्बन एटम्स वगैरह जो है वो मौजूद हो सकते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मोनोसेक्राइड। टाइप्स ऑफ मोनोसेक्राइड से मुराद कि हमारे पास जो है जितनी ये जो एक ही शुगर है, ये एक शुगर कितनी टाइप्स का हो सकता है। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज द एल्डो शुगर एंड सेकंड वन इज कॉल्ड एज द कीटो शुगर। एल्डो शुगर से मुराद ऐसा शुगर या ऐसा मोनोसेक्राइड जिसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा, एंड कीटो शुगर से मुराद ऐसा शुगर जिसके अंदर हमारे पास जो है वो कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशंस के कार्बोहाइड्रेट के अंदर कितनी क्लासिफिकेशंस हैं, एंड ये क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं। कि एक मोनोसेक्राइड, जैसे कि हमने बात की थी कि एक मोनोसेक्राइड के अंदर 3 से लेकर 9 कार्बन एटम्स मौजूद हो सकते हैं। तो वो ये है कि कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम मैक्सिमम प्रेजेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक शुगर के अंदर 3 कार्बन होंगे तो उनको हम ट्रायोसिस का नाम देते हैं। 4 कार्बन होंगे तो टेट्रोसिस होगा। 5 कार्बन होंगे तो उनको पेंटोसिस का नाम दिया जाएगा। 6 होंगे तो हेक्सोसिस, 7 होंगे तो हेप्टोसिस। एंड मोस्टली हमारे पास जो है वो 7 कार्बन 3 to 9 सब यूनिट्स हो सकते हैं, लेकिन इन नेचर के अंदर हमारे पास 7 कार्बन तक ही एक शुगर जो है मोनोसेक्राइड वो प्रेजेंट है। मोनोसेक्राइड्स का जनरल फार्मूला CH2ON होता है, और एन का मतलब यहाँ पे ओवरऑल नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। स्टूडेंट, इससे नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारे पास है, इन्हीं क्लासिफिकेशंस को वन बाय वन हमने डिस्कस करना है। द वेरी फर्स्ट वन क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड एज ट्राइओसिस। ट्राइओसिस से मुराद एक ऐसा शुगर का मॉलिक्यूल जिसमें 3 कार्बन प्रेजेंट होंगे। एंड लास्ट स्लाइड के अंदर अभी जैसे कि मैंने डिस्कस किया था कि मोनोसेक्राइड्स जो होते हैं वो 2 टाइप के हो सकते हैं, या वो एल्डो शुगर्स होते हैं या वो कीटो शुगर्स होते हैं। मतलब ये 3 कार्बन हमारे पास जो ट्राइओसिस है, ये 3 कार्बन ट्राइओसिस के अंदर अगर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा तो हम इसको एल्डो शुगर का नाम देंगे। एंड अगर इसके अंदर हमारे पास 3 कार्बन के अंदर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा तो हम इसको कीटो शुगर का नाम देंगे। आगे इन्हीं के यूजेस वगैरह हैं कि ये जो ट्रायोसिस, ये 2 ट्रायोसिस जो हमारे पास ग्लाइसरल्डिहाइड एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है, ये कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है। तो ये हमारे पास यही दोनों ट्रायोसिस जो हैं ये फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन के अंदर इंटरमीडिएट के तौर पर भी एक्ट करते हैं। लाइक जब फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है तो उसमें बीच में कहीं ना कहीं पर ये भी बनते हैं, लेकिन ये बहुत थोड़ी देर के लिए बनते हैं, बाद में इनका ब्रेकडाउन होकर आगे फर्दर प्रोसेस कंटिन्यू होता है। नेक्स्ट हमारे पास टेट्रोसिस। टेट्रोसिस जो होते हैं वो नेचर के अंदर बहुत कम तादाद में पाए जाते हैं, एंड अगर होंगे भी सही तो बहुत मोस्टली बैक्टीरियाज वगैरह के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। हेक्सोसिस जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा कॉमन कार्बोहाइड्रेट जो है वो पेंटोसिस और हेक्सोसिस ही होते हैं। एंड अगर पेंटोसिस एंड हेक्सोसिस में से बात की जाए तो उसमें से हेक्सोस होता है, एंड हेक्सोस के अंदर हेक्सोस से मुराद जिसके अंदर 6 कार्बन है, तो उन 6 कार्बन में से भी ग्लूकोज जो है वो सबसे ज़्यादा कॉमन। स्टूडेंट्स, आगे ग्लूकोज की ही कुछ थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज़ हैं कि ग्लूकोज जो होता है ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान बनता है। इन फ्री स्टेट ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन फ्रूट्स के नॉर्मली फ्री स्टेट वगैरह के अंदर ग्लूकोज जो है फ्रूट्स वगैरह के अंदर हम जो भी फ्रूट कंज्यूम करते हैं, मिल्क वगैरह या कोई भी चीज़, उनके अंदर प्रेजेंट होता है। एंड आवर ब्लड कंटेन 0.08% ऑफ ग्लूकोज। नेक्स्ट आपके पास है इन सेंसेस ऑफ 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज 717.6 किलो कैलोरीज ऑफ सोलर एनर्जी इज यूज्ड। इस लाइन से मुराद ये है कि ग्लूकोज के 10 ग्राम बनाने के लिए, सेंसेस का मतलब होता है बनाना, कि अगर आपने ग्लूकोज के 10 ग्राम्स बनाने हैं तो उसके लिए 717.6 किलो कैलोरी सोलर एनर्जी की इस्तेमाल होती है। स्टूडेंट्स, आपको आइडिया होगा जैसे पीछे हमने बात की थी कि ग्लूकोज जो है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान बनता है, एंड फोटोसिंथेसिस में सनलाइट की मदद से ग्लूकोज बनाया जाता है। तो वही बात हो रही है कि अगर आपने 10 ग्राम ग्लूकोज बनाने हैं तो उस 10 ग्राम ग्लूकोज को बनाने के लिए आपके पास इतनी सोलर एनर्जी जो है वो इस्तेमाल हो जाती है।
नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ पेंटोजेंस हेक्सोजेंस, मतलब कि 5 कार्बन और 6 कार्बन के जो स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल्स हैं उनके स्ट्रक्चर्स हमारे पास कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन किए जाते हैं। स्टूडेंट्स, पेंटोजेस हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके अंदर 5 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, एंड हेक्सोजेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर हमारे पास 6 कार्बन ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, और ये दोनों हमारे पास जो है ये एल्डो ग्रुप्स हैं। लेकिन स्टूडेंट्स हमारे पास जो है हम कोई भी जितने भी क्लासिफिकेशन हमने कार्बोहाइड्रेट के पीछे पढ़ी हैं, चाहे वो ट्राइओजेस हों, टेट्रोजेस हों, पेंटोजेस हों, हेक्सोजेस हों, हेप्टोजेस हों, जितने भी हैं उन सब की हमारे पास जो है वो एल्डो और कीटो फॉर्म दोनों प्रेजेंट होती है, और दोनों हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम किरदार अदा करी होती है। तो यहाँ पे हम इन दोनों की सिर्फ और सिर्फ एल्डो फॉर्म्स पढ़ेंगे। एल्डो फॉर्म्स मुराद बिकॉज इन दोनों के अंदर हमारे पास जो है वो एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। सही है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 5 कार्बन शुगर को राइबोस का नाम दिया जाता है, एंड 6 कार्बन शुगर को हमारे पास ग्लूकोज का नाम दिया जाता है। स्टूडेंट्स, आपकी बुक के अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बयान की गई है, एंड दैट इज रिंग्स। स्टूडेंट्स, आपकी बुक के अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बयान की गई है, एंड दैट इज कॉल्ड एज द रिंग स्ट्रक्चर्स। रिंग स्ट्रक्चर से मुराद कि जब हमारे पास इन पेंटोजेस एंड हेक्सोजेस को हम किसी सोल्यूशन के अंदर मिक्स करते हैं तो ये सोल्यूशन के अंदर जाकर अपना रिंग स्ट्रक्चर के अंदर कंडेंस हो जाते हैं। लाइक इनका वैसे तो ओपन स्ट्रक्चर ओपन फार्मूला होता है, लेकिन ये जब किसी सोल्यूशन के अंदर मिक्स होते हैं तो ये अपने कंडेंस्ड फार्मूला बना देते हैं, जिसको हम रिंग स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, रिंग स्ट्रक्चर हमारे पास किस तरीके से बनता है, बहुत ही आसान है। हमारे पास ये टोटल आप देख रहे हैं कि पेंटोजेस के अंदर 5 कार्बन्स हैं एंड हेक्सोजेस के अंदर 6 कार्बन्स हैं। इसके अंदर रिंग स्ट्रक्चर इस तरीके से बनता है कि फर्स्ट कार्बन जो होता है वो यहाँ पे आके फोर्थ कार्बन वाले के साथ इसकी बाइंडिंग होती है, और बाइंडिंग इस लिहाज से होती है कि इसका जो ऑक्सीजन है जब वो बाइंडिंग करता है तो वो इस वाला पहले वाले कार्बन का जो ऑक्सीजन है वो फोर्थ वाले कार्बन का हाइड्रोजन जो है वो गेन कर लेता है। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि ये कार्बन नंबर 1 है, इसको हम कार्बन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3, 4 एंड 5। ये हमारे पास कार्बन नंबर 1 है, जिसमें आप देख रहे हैं कि एक हमारे पास ये जो हाइड्रोजन ग्रुप था वो हाइड्रोजन ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है, और ये जो O ग्रुप था, डबल बॉन्ड O था, वो O ग्रुप यहाँ से हाइड्रोजन को गेन करेगा और ये OH बन जाता है। सेकंड कार्बन पे हमारे पास OH एंड H ग्रुप था, वही सेकंड की हमारे पास सेकंड कार्बन है जहाँ पे H और OH प्रेजेंट है। थर्ड ग्रुप पे भी सेम ऐसे ही था, फोर्थ ग्रुप पे भी। अब फोर्थ ग्रुप में क्या था हमारे पास स्टूडेंट्स, फोर्थ ग्रुप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करने के लिहाज से आप थोड़ा सा देख लीजिएगा कि फोर्थ ग्रुप में हमारे पास एक जगह पर हाइड्रोजन ग्रुप था, जैसे कि हमने हाइड्रोजन ग्रुप लगा लिया, लेकिन फोर्थ कार्बन वाला जो हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन जो वो रिमूव हो गया था। तो इसी वजह से हमारे पास ये जो 5 कॉर्नर स्ट्रक्चर फिफ्थ स्ट्रक्चर बनता है वो ये फोर्थ कार्बन वाला ऑक्सीजन होता है, एंड ये फिफ्थ कार्बन जो था ये हमारे पास टोटली स्ट्रक्चर से बाहर था, तो इसको हमने यहाँ लिख दिया है। स्ट्रक्चर बना किस तरीके से है कि फर्स्ट कार्बन जो है वो फोर्थ कार्बन वाले के साथ आगे ज्वाइन करता है, और उनकी ज्वाइनिंग किस तरीके से होती है, उसका डबल बॉन्ड O जो है ऑब्वियसली उसके पास एक एक्स्ट्रा बॉन्ड है, तो वो इस हाइड्रोजन गेन करेगा और यहाँ पे OH बना लेता है। बाकी सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ कार्बन ऑलमोस्ट अपनी जगह पे वैसे ही आते हैं, बस फोर्थ कार्बन का जो ऑक्सीजन होता है वो ऑक्सीजन यहाँ पर सेंट्रल पोजीशन पर प्रेजेंट है। इसका फोर्थ कार्बन का जो हाइड्रोजन था वो फर्स्ट कार्बन के ऑक्सीजन के साथ जाके अटैच हो गया था, एंड फिफ्थ कार्बन ऑब्वियसली बाहर ही प्रेजेंट है, तो उसको हमने बाहर ही मेंशन कर दिया। सेम ऐसे ही हेक्सोजेस में भी हमारे पास होता है कि उसका फर्स्ट कार्बन जो है वो ऑलमोस्ट आकर जो हमारे पास फिफ्थ कार्बन है, सेकंड लास्ट कार्बन है, उसके हाइड्रोजन एटम को क्या करता है, गेन करता है, एंड बाकी स्ट्रक्चर हमारे पास ऑलमोस्ट ऐसी होता है। इसमें भी ऐसी होता है कि जो लास्ट वाला कार्बन है हमारे पास ये ऑलरेडी बाहर होते हैं रिंग स्ट्रक्चर के। स्टूडेंट्स, एक आपकी बुक में नाम दिया गया राइबोफेरेनोज एंड ग्लूकोपाइरेनोज। राइबोफेरेनेज का मतलब कि ऐसे राइबोज शुगर्स जो 5 कॉर्नर रिंग बना रहे हैं। ऑब्वियसली आपको पता है राइबोज है, राइबोज के अंदर 5 कार्बन्स होते हैं, तो 5 कार्बन्स के साथ हमेशा उनके अंदर जो रिंग बनेगा वो 5 कॉर्नर रिंग ही बनेगा। एंड ग्लूकोपाइरेनोज का मतलब कि ग्लूकोज एक ऐसी रिंग बनाएगा जिसकी 6 कॉर्नर्स वगैरह होंगे। तो ये था आपका ऑलमोस्ट रिंग स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड एज ओलिगोसेक्राइड्स। स्टूडेंट्स, आपकी नेक्स्ट जो 2 क्लासेस हैं, एक ओलिगोसेक्राइड एंड सेकंड जो पॉलीसेक्राइड है, ये बहुत छोटी छोटी सी क्लासेस हैं, बहुत ही आसान क्लासेस हैं। एमसीक्यूज़ के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड इनके अंदर से शॉर्ट क्वेश्चंस भी बन सकता है। स्टूडेंट्स, ओलिगो से मुराद हमारे पास एक से ज़्यादा एंड सेक्राइड से मुराद शुगर। हम ये कह सकते हैं कि ओलिगोसेक्राइड से मुराद एक से ज़्यादा शुगर जिसमें प्रेजेंट होना। हमने मोनोसेक्राइड में पढ़ा था कि मोनोसेक्राइड के अंदर सिर्फ एक शुगर प्रेजेंट था। ओलिगोसेक्राइड से मुराद इसमें एक से ज़्यादा शुगर प्रेजेंट है, तो हम ये कह सकते हैं कि ओलिगोसेक्राइड के अंदर 2 से 10 मोनोसेक्राइड्स आपस में मिलते हैं, जो मॉलिक्यूल बनता है उसको हम ओलिगोसेक्राइड्स का नाम देते हैं। इसकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं कि ओलिगोसेक्राइड्स होते हैं दे आर लेस स्वीट इन टेस्ट एज कम्पेयर टू, दे आर लेस सॉल्युबल इन वाटर। ओलिगोसेक्राइड्स होते हैं वो पानी के अंदर कम सॉल्युबल होते हैं, एंड कम सॉल्युबिलिटी इस वजह से होती है क्योंकि इसके अंदर जितने ज़्यादा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते जाएंगे, सॉल्युबिलिटी उस चीज़ की उतनी ज़्यादा कम हो जाती है।
स्टूडेंट जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था कि ओलिगोसैकेराइड जो होते हैं वो 2 टू 10 मोनोसैकेराइड यूनिट से मिलकर बने हुए होते हैं। तो अगर हम कहते हैं कि ओलिगोसैकेराइड्स, अगर एक ओलिगोसैकेराइड है, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ सुक्रोज जो है हमारे पास एक ओलिगोसैकेराइड है। अगर उस सुक्रोज की हम हाइड्रोलिसिस करें, उसका ब्रेक डाउन करें वाटर की मदद से, तो उसके अंदर से अगर 2 मोनोसैकेराइड्स निकलेंगी मतलब वो डाइसैकेराइड होगा। डाई का मतलब होता है 2 एंड सैकेराइड्स का मतलब शुगर। या इसको ये भी कहा जा सकता है कि अगर कोई भी ओलिगोसैकेराइड 2 शुगर्स के मिलने से बने तो उसको हम डाइसैकेराइड्स कहते हैं। सेम ऐसे ही ट्राइसैकेराइड का मतलब कि अगर 3 शुगर्स आपस में मिलेंगे तो उन 3 शुगर्स के आपस के मिलने से जो हमारे पास शुगर बनेगा उसको ट्राइसैकेराइड भी कहते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा ओलिगोसैकेराइड जिसकी अगर हाइड्रोलिसिस की जाए तो उसमें से 3 मोनोसैकेराइड्स निकले, मतलब 3 टाइप के ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स निकले। कुछ इंपॉर्टेंट डाइसैकेराइड्स हैं हमारी बॉडी के अंदर। एक माल्टोज प्रेजेंट होता है जो 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करने से बनता है। एक नेक्स्ट होता है लैक्टोज जो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज मॉलिक्यूल को कंबाइन करने से बनता है। एंड लास्ट इज द सुक्रोज जो हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को कंबाइन करने से बनता है। और ये सुक्रोज जो है ये बहुत ज़्यादा कॉमन डाइसैकेराइड है जो बहुत ज़्यादा हम इस्तेमाल भी करते हैं और हमारी डाइट्स वगैरह के अंदर हर जगह प्रेजेंट होता है। स्टूडेंट्स हमने भी बात की है कि हमारे पास डाइसैकेराइड जो होते हैं वो ऑलमोस्ट 2 या 2 से ज़्यादा शुगर्स को कंबाइन करने से कोई डाइसैकेराइड बनता है। जैसे माल्टोज एक डाइसैकेराइड है, लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है, सुक्रोज डाइसैकेराइड है। तो हम एक इंपॉर्टेंट डाइसैकेराइड को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सुक्रोज। सुक्रोज आपकी बुक के अंदर प्रॉपर तरीके से मेंशन है विद फार्मूलाज। मैंने फार्मूलाज नहीं लिखे, मैंने जस्ट नेम मेंशन किए हैं। स्टूडेंट जैसे कि हमने यहाँ पे बात की थी कि सुक्रोज जो है वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के कंबाइन होने से बनता है। तो एक्चुअली इनका प्रोसेस बनता कैसे है? हम कहते हैं कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के मॉलिक्यूल जो आपस में कंबाइन होते हैं एंड ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के अंदर से एक OH ग्रुप और फ्रुक्टोज के अंदर से एक हाइड्रोजन, या इसके अंदर से एक OH ग्रुप या इसके अंदर से एक हाइड्रोजन जो है वो रिमूव होता है और वो मिलकर एक वाटर मॉलिक्यूल बना देता है। और ये जो हमारे पास सुक्रोज, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो बॉन्ड बनेगा उसको हम सुक्रोज कहेंगे, या 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी कहते हैं। 1,2 से मुराद कि हमारे पास सुक्रोज का कार्बन नंबर 1 से OH ग्रुप रिमूव हुआ है एंड जो फ्रुक्टोज है उसके कार्बन नंबर 2 से हमारे पास जो है वो रिमूव हुआ है। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 2 के दरमियान में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना है हमारे पास। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास आपके पास जो है वो पॉलीसेकेराइड है। बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल सी क्लास है। पॉलीसेकेराइड्स को हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं और हम ये भी कहते हैं कि पॉलीसेकेराइड जो होते हैं वो नेचर के अंदर सबसे ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ में है कि ये मेनली ब्रांचेस में प्रेजेंट होता है, लेकिन ये ब्रांच स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनमें कोई सिंपल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट नहीं होता। इनके टेस्टलेस हो जाते हैं एंड स्पेरेंजली सॉल्युबल इन वाटर का मतलब कि बहुत ही कम ये पानी के अंदर सॉल्युबल होते हैं। एंड कुछ एग्जांपल्स में स्टार्च की मिसाल आ जाती है, ग्लाइकोजन की, सेलुलोज की, एंड हमारे पास डेक्सट्रिन्स एंड एगर्स के कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो पॉलीसेकेराइड्स के अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट हम कुछ पॉलीसेकेराइड के मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करेंगे जिसमें मेनली बहुत कॉमन है स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज। सो स्टूडेंट स्टार्च क्या होता है? हम कहते हैं स्टार्च हमारे पास कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल है या कोई ऐसा पॉलीसेकेराइड होता है। पॉली से मुराद हमारे पास क्या होता है? पॉली से मुराद मैनी एंड सेकेराइड्स का मतलब शुगर। मतलब ये स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, डेक्सट्रिन्स ये ऐसे शुगर्स होते हैं जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के मिलाने से बनते हैं। बहुत ज़्यादा शुगर के मॉलिक्यूल्स को आपस में कंबाइन करने से बनते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ द स्टार्च। स्टार्च कहा जाता है कि जितने भी हम फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, ग्रेन्स होते हैं, कोई सीड्स होती हैं या कोई भी चीज़ उनके अंदर पाया जाता है। स्टार्च जो होता है वो एनिमल्स के लिए कार्बोहाइड्रेट की मेन सोर्स होती है। जितने भी एनिमल्स होते हैं वो अपनी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट जो है वो स्टार्च की फॉर्म में यूटिलाइज करते हैं। एंड एक और बात कही जाती है कि स्टार्च की अगर हाइड्रोलिसिस की जाए, स्टार्च की हाइड्रोलिसिस से मुराद, क्योंकि ऑब्वियसली स्टार्च जो है वो एक पॉलीसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड से मुराद कि वो बहुत ज़्यादा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स या बहुत ज़्यादा शुगर के मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन से बना है। तो कहा जाता है कि अगर इस स्टार्च का वाटर की प्रेजेंस के अंदर अगर ब्रेकडाउन करवाया जाए तो इसके अंदर से ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे। स्टार्च जो होता है वो 2 टाइप का हो सकता है। एक हमारे पास होता है अमाइलोज एंड सेकंड वन इज़ अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज जो होता है वो हमने कहा था कि स्टार्च के अंदर से हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल निकलेगा। तो हम कहते हैं अमाइलोज जो होता है उसके अंदर इसी ग्लूकोज की अनब्रांच चेन्स होती हैं। अनब्रांच चेन्स का मतलब जिनके अंदर कोई ब्रांचेस नहीं होगी, वो बिल्कुल स्ट्रेट चेन्स होंगी। और ये अमाइलोज जो होता है अगर हॉट वाटर इस्तेमाल किया जाए तो उसके अंदर ये सॉल्युबल भी होता है। बट इसकी बरक्स हमारे पास जो अमाइलोपेक्टिन होता है उसके अंदर जो स्टार्च के अंदर से ग्लूकोज बनते हैं उसकी बहुत ज़्यादा ब्रांच चेन्स होती हैं और उसको चाहे वो हॉट वाटर इस्तेमाल कर दिया जाए या चाहे कोल्ड वाटर इस्तेमाल कर दिया जाए, अमाइलोपेक्टिन जो होता है वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होता। एंड स्टूडेंट्स एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर नोट करने वाली है कि स्टार्च को जब भी आयोडीन के साथ ट्रीट किया जाएगा तो इनके अंदर से हमेशा ब्लू कलर निकलेगा। नेक्स्ट जो आपके पास टॉपिक है दैट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज।
ग्लाइकोजन क्या होता है? ग्लाइकोजन इट इज़ फाउंड इन द लिवर एंड मसल सेल्स। हमारी बॉडी के अंदर जितना भी ग्लूकोज स्टोर होता है, ग्लूकोज ग्लाइकोजन की फॉर्म में ही स्टोर होता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एनिमल कार्बोहाइड्रेट बिकॉज दे आर स्टोर्ड इन हाईएस्ट अमाउंट इन एनिमल्स। और क्यों कहते हैं? बिकॉज एनिमल्स वगैरह के अंदर या ह्यूमन्स वगैरह के अंदर सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट जिस फॉर्म में स्टोर होता है उसको हम ग्लाइकोजन ही कहते हैं। एंड सेम जैसे हमने स्टार्च की बात की थी, अगर ग्लाइकोजन, क्योंकि वो भी एक पॉलीसेकेराइड है और पॉलीसेकेराइड से मुराद बहुत ज़्यादा शुगर मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है, तो ग्लाइकोजन के मॉलिक्यूल की भी अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, मतलब वाटर की प्रेजेंस के अंदर वाटर को इस्तेमाल करके ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करेंगे, तो इसमें से ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स निकलेंगे। ग्लाइकोजन भी होता है वो वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होता है, और अगर इसको आयोडीन के साथ ट्रीट किया जाए तो इसके अंदर से रेड कलर निकलता है। लास्ट टर्म जो है हमारे पास पॉलीसेकेराइड की, दैट इज सेलुलोज। सेलुलोज जो होता है, स्टूडेंट्स आपने इस टर्म से बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो गए। सेलुलोज हम बहुत बचपन से सुनते आ रहे हैं कि प्लांट्स की सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होता है, एंड ऑब्वियसली जस्ट लाइक अदर टू टाइप्स पॉलीसेकेराइड की तरह ये भी जो होता है ये वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होता है। एंड सेलुलोज की सबसे जो कॉमन फॉर्म है वो कॉटन है। जो सेलुलोज होते हैं ये इन ह्यूमन बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं। हमारी बॉडी के अंदर हर प्रोसेस को चलाने के लिए कोई स्पेसिफिक एंजाइम्स मौजूद हैं, और जो सेलुलोज होता है वो हमारी बॉडी के अंदर कंज्यूम नहीं हो पाता बिकॉज हमारी बॉडी के अंदर कोई एंजाइम्स ही नहीं है जो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकें। एंड सेम लाइक अदर टू टाइप्स, सेलुलोज की भी अगर हाइड्रोलिसिस की जाए तो इसमें से ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स निकलता है। बट एक बात ये भी है कि हमारे पास सेलुलोज जो होता है वो हर्बीवोर्स, लाइक जितने भी हर्ब्स खाने वाले जानदार होते हैं, लाइक जो प्लांट्स वगैरह पे अपना फीड करते हैं, उनके अंदर ये डाइजेस्ट हो जाता है बिकॉज उनके अंदर एक एंजाइम होती है जिसको सेलुलेज का नाम दिया जाता है। एंड सेलुलेज हमारे पास क्या करता है, वो उनकी बॉडी के अंदर इस सेलुलोज एंजाइम को ब्रेक डाउन कर देता है। एंड लास्ट हमारे पास ये है कि सेलुलोज जो है जब इसको आयोडीन के साथ ट्रीट किया जाएगा तो इसके अंदर से कोई भी कलर जो है वो नहीं निकलता। स्टूडेंट दैट्स ऑल फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट।